नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव नतीजों को हल्के में नहीं लिया है। पहले ऐसा लग रहा था कि भाजपा इसको गंभीरता से नहीं लेगी या ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी कि ये कोई हार नहीं है, ये कोई ऐसी हार नहीं है जिसको लेकर के पार्टी चिंतित हो, क्योंकि उसने अपना 36% का वोट बैंक बचा लिया है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भाजपा ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इसका असर आगे के चुनावों पर न आए, इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है। वो तो कुछ समय पहले ही, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि 400 दिन बचे हैं, उसी समय तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी जिस तरह की मैराथन बैठकें हो रही हैं और जितनी गंभीर चर्चा हो रही है, संगठन में बदलाव को लेकर के जो बातें हो रही हैं, अलग अलग राज्यों में बदलाव की जो बात हो रही है, सरकार में बदलाव की जो बात हो रही है, जो एजेंडे तय किए जा रहे हैं, वो बहुत गंभीर है। और उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब 2024 के चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। अभी पिछले दिनों सोमवार और मंगलवार को, पिछले हफ्ते ये बैठक हुई थी। बहुत विस्तार से भारतीय जनता पार्टी के 3 शीर्ष नेताओं में संगठन और सरकार में बदलाव की तैयारी और अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत के आकलन के लिए बैठक की थी। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय मुख्यालय है, उसमें उसके पीछे जो नया आवासीय परिसर बना है, वहीं ये बैठक हुई थी, जहां अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष बैठे थे। यानी केंद्रीय गृह मंत्री, जो पूर्व अध्यक्ष भी हैं, मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष, इन तीनों लोगों ने मैराथन बैठक की। पहले दिन 4 घंटे की बैठक हुई, उसके बाद 6 घंटे की बैठक हुई। उसके पहले जिस दिन संसद के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, उस दिन भी प्रधानमंत्री ने दिल्ली में मौजूद तमाम मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से बैठक की थी, जो भाजपा शासित राज्यों के हैं। वो नीति आयोग की बैठक में भी हिस्सा लेना था और उनको संसद के कार्यक्रम में भी शामिल होना था। वो सब लोग दिल्ली में थे, तो एक बैठक हुई थी। तो ये जो लगातार बैठकों का सिलसिला है, वो इस साल होने वाले जो 4 राज्यों के या 5 राज्यों के चुनाव हैं, 4 बड़े राज्य और एक पूर्वोत्तर का छोटा राज्य, इन 5 राज्यों के चुनाव की तैयारी, उस चुनाव के लिए संगठन की तैयारी और उसके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और उसके साथ कुछ और विधानसभा चुनावों की तैयारी की समीक्षा बैठक, उसका आकलन और उसकी रणनीति के लिए विचार विमर्श हुआ इन बैठकों में, जो लगातार मैराथन बैठकें हो रही हैं उनमें। तो ये संगठन के साथ साथ इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि जो चुनाव होने हैं, उससे क्या मैसेज निकले अगले लोकसभा चुनाव के लिए। ये हर आदमी मान रहा है कि इस साल जो चुनाव होंगे, और वो ऐसे राज्यों में चुनाव होने हैं, कम से कम 3 ऐसे राज्य हैं जहां लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। राजस्थान की 25 में 25 भाजपा के पास है, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 और छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ये जो 62 सीटें हैं, ये 62 सीटें इस समय 62 बीजेपी के पास है और 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं इन 4 राज्यों में। तो ये इन सीटों की लड़ाई है। ये एक बड़ी लड़ाई है, जो विधानसभा चुनाव के नाम पर, चुनाव तो विधानसभा का होगा, लेकिन अगले साल होने वाले चुनाव को ध्यान में रख करके वो चुनाव लड़ा जाएगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जो 4 बड़े राज्यों के चुनाव हैं, और उसके अलावा एक मिजोरम का चुनाव है, इन राज्यों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगर सेमीफाइनल न भी माने, क्योंकि ये एक बड़ा तकनीकी रूप से गलत जुमला है, जो हमेशा बोलता है, हर पढ़ा लिखा समझदार आदमी भी बोलता है कि सेमीफाइनल है, जबकि सेमीफाइनल वो होता है जिसमें हारने वाली पार्टी फाइनल की लड़ाई से बाहर हो जाती है। वो फाइनल की लड़ाई नहीं फाइनल का मुकाबला नहीं खेलती है। इसलिए तकनीकी रूप से सेमीफाइनल कहना गलत होता है। ये कह सकते हैं कि फाइनल के पहले का ये ड्रेस रिहर्सल है, ये फुल ड्रेस रिहर्सल है। ये मान सकते हैं कि सारी तैयारी, जो लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, संगठन की क्या ताकत होगी, उसकी कमजोरी क्या है, उसका नेता कौन कौन है, उसके एजेंडे क्या हैं, इन सब चीज़ों की परीक्षा होगी इन राज्यों के चुनाव में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से इन चुनावों को ले रही है और वह कतई नहीं चाहती है कि इन राज्यों से कोई उस तरह का मैसेज बने जो कर्नाटक से बना है। कर्नाटक ने भाजपा के कमजोर होने, बैकफुट पर आने का मैसेज बनाया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उसके नेताओं में एक जोश भरने वाला चुनाव नतीजा साबित हुआ है। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा कुछ बाकी राज्यों में हो। हालांकि उसके सामने पिछले चुनाव की मिसाल है, जब इन तीनों राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई थी। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ था मई का 2019 मई में, उस समय इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया। वो सिर्फ 4 सीट जीत पाई थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन इस बार उस बार तो हो गया उस समय, चूंकि एक पृष्ठभूमि बनी, पुलवामा का कांड हुआ और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नैरेटिव बना, बालाकोट एयर स्ट्राइक, तो इन सब चीज़ों को लेकर के 19 का चुनाव था। इसलिए कई लोग ये मान रहे हैं कि उससे 2024 के चुनाव की तुलना नहीं करनी चाहिए।
अगर इस बार चुनाव में बीजेपी को नुकसान होता है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारती है, कहीं भी उसकी सीटें कम होती हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, तो इसका बड़ा असर आगे के चुनाव पर होगा, अगले लोकसभा चुनाव पर होगा। इसलिए बीजेपी इसकी तैयारी को गंभीरता से ले रही है। ये इस साल के अंत में कुल 679 विधानसभा सीटों के चुनाव हैं, 679 विधानसभा के, जिसमें एक तेलंगाना और मिजोरम छोटा राज्य है 40 सीट का, और तेलंगाना 119 विधानसभा सीटों वाला राज्य है जहां कम सीटें हैं बीजेपी को। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसने अच्छी खासी संख्या में सीटें जीती हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान में हारने के बावजूद मध्य प्रदेश में वो सिर्फ 9 सीटों से पीछे थी कांग्रेस पार्टी से, और बाद में कांग्रेस के विधायक उसके साथ आ गए, जिसके बाद उसकी सरकार बन गई थी। तो ये 679 सीटों के चुनाव हैं विधानसभा के, और इन राज्यों में, इन 4 राज्यों में लोकसभा की 83 सीटें आती हैं। तो ये उन 83 सीटों, ये 83 लोकसभा सीटों को ध्यान में रख करके इन राज्यों का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। सरकार बनाना तो एक मकसद होगा ही कि इन राज्यों में जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहाँ बीजेपी की सरकार बने। ये भी मकसद होगा कि तेलंगाना में जो ध्रुवीकरण कराने वाले जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनका असर हो और बीजेपी कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी का स्पेस ले। लेकिन उससे ज़्यादा नज़र ये होगी कि लोकसभा चुनाव के लिए के हिसाब से अपनी ताकत और कमजोरी का आकलन हो सके। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में बीजेपी बहुत मजबूत है, उसका संगठन काफ़ी मजबूत है। मध्य प्रदेश तो पुराना आरएसएस की एक प्रयोगशाला की तरह का राज्य रहा है। लेकिन अब इस बदली परिस्थिति में इन राज्यों में बीजेपी की अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से हो लोकसभा चुनाव के लिए, इसकी तैयारी हो रही है। इसके हिसाब से संगठन में बदलाव की योजना बन रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया था जनवरी-फरवरी में इस साल, लेकिन उनको अगले लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन मिला है, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। और उसके बाद कई जगह बीजेपी एकदम एडहॉक मोड में चली गई, हर जगह तदर्थ व्यवस्था कायम हो गई। जिन राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल समाप्त हो गए थे उनको जैसे का तैसा रहने दिया, वहाँ संगठन वैसा ही काम करता रहा, वही संगठन रहा जो पहले काम कर रहा था। बाद में राजस्थान में एक बदलाव हुआ, राजस्थान में सतीश पूनिया की जगह सीपी जोशी लाए गए, बिहार में बदलाव हुआ, संजय जायसवाल की जगह सम्राट चौधरी को बनाया गया। वो एक राजनीतिक सामाजिक समीकरण साधने के लिए ये कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर यथास्थिति कायम है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बाद वीरेंद्र सचदेवा बने थे कार्यकारी, उन्हीं को अस्थायी कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा कई राज्यों में चर्चा है कि बीजेपी अध्यक्ष बदल सकती है। जैसे बीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश में उनकी जगह नया अध्यक्ष बनाना है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी एक ऐसा अध्यक्ष देख रही है जो ज़्यादा एफिशिएंट हो। ये जो बैठक हुई थी जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष की, उसमें सभी अध्यक्षों के कामकाज को लेकर के चर्चा हुई थी और ये कहा गया था कि लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड अध्यक्ष की ज़रूरत है। मतलब 2 चीज़ें हैं, इनएक्सपीरियंस्ड और जो इनएफिशिएंट अध्यक्ष नहीं चलेगा। तो जो बहुत प्रभावी हो और बहुत अनुभवी हो, ऐसा अध्यक्ष खोजा जा रहा है। झारखंड में भी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है दीपक प्रकाश का, उनकी जगह नया अध्यक्ष लाने की बात है। अब वो आदिवासी अध्यक्ष होगा, बाबूलाल मरांडी होंगे या कोई पिछड़ा अध्यक्ष होगा, इसकी बात इस पर पार्टी मंथन कर रही है। लेकिन एक प्रभावी और अनुभवी अध्यक्ष ले आना है। यह मध्य प्रदेश में भी करना है, झारखंड में भी करना है, उत्तर प्रदेश में करना है, महाराष्ट्र में करना है, कई और राज्यों में इस तरह अध्यक्ष बदलने हैं, नया अध्यक्ष नियुक्त करना है। कर्नाटक के अध्यक्ष को विधानसभा चुनाव के पहले ही बदला जाना था। नलिन कुमार कतील का कार्यकाल काफ़ी पहले समाप्त हो चुका है और पार्टी मान रही थी कि उनसे कोई राजनीतिक लाभ पार्टी को नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद वहाँ के जो समीकरण थे, जिस पर अभी सीटी रवि ने 10 मई को हुई बैठक में ध्यान दिलाया कि जो एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स हुई, उससे बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। इनको भी एडजस्ट कर लो, उनको भी एडजस्ट कर लो, उनके लोगों को एडजस्ट कर दो। ये एडजस्टमेंट की जो पॉलिटिक्स हुई, उस पर सीटी रवि ने भी बहुत तीखा हमला किया जब तमाम प्रदेश के बड़े नेताओं की बैठक हो रही थी 10 मई को। तो एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स के तहत नलिन कुमार कतील अध्यक्ष बने रह गए थे। तो ये इन राज्यों में, इन तमाम राज्यों में अध्यक्ष बदलना है, पार्टी को नए अध्यक्ष ले आने हैं और चुनाव के प्रभारी लगने हैं, लोकसभा सीट वाइज प्रभारी लगने हैं। ये सारी चीज़ें बीजेपी बहुत तेज़ी से एक्सपेडाइट करे, बहुत तेज़ी से इस दिशा में काम हो रहा है। और केंद्र सरकार में के 9 साल पूरे होने के मौके पर जो महासंपर्क अभियान शुरू हुआ है, उसमें भी सारे नेताओं ने अपने को झोंका हुआ है। इतनी भारी गर्मी में अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं। वो अभी गुजरात में थे, उसके अगले दिन वो महाराष्ट्र पहुंचे जहां नांदेड़ में रैली की, उसके बाद वो चेन्नई पहुंचे रैली करने। तो वो ये महासंपर्क अभियान जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके तहत 51 रैलियां होनी और तमाम बड़े नेता रैलियों में लगे।
4000 टिफिन मीटिंग्स होनी है, जिसमें पार्टी के नेता 2-3 घंटे आपस में बैठ करके और अनौपचारिक तरीके से चर्चा करते हैं। सब अपना अपना घर से खाना ले आते हैं, वो खाना खाते हैं और वहाँ बैठ के चर्चा करते हैं। हालांकि भारी गर्मी की वजह से ये अभियान, ये मीटिंग्स बहुत सफल नहीं हो रही हैं, लेकिन ये कर रखा है पार्टी ने। आगे ये लोकसभा चुनाव तक इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये जो चाहे संगठन स्तर की वार्ता, संगठन स्तर पर बदलाव के लिए मीटिंग्स हो, तैयारियां हो, मैराथन बैठकें हो, आपस में सलाह मशविरा हो, या सड़क का संघर्ष हो, महासंपर्क अभियान हो, रैलियां हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, ये टिफिन मीटिंग्स हो, ये बीजेपी एकदम से इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मोड में और अगले लोकसभा चुनाव के मोड में चली गई है। और ये अब इंतजार है, बहुत जल्दी बदलाव दिखेंगे बीजेपी के अंदर, जो राज्यों में उसके प्रदेश अध्यक्षों को लेकर के, संगठन में प्रभारियों को लेकर के, और बाकी चुनावी तैयारियों के लिहाज से बहुत जल्दी उसमें बीजेपी में फैसले होंगे। और वो जिस तरह से अपोजिशन अपनी तैयारी कर रहा है, एकता बनाने की कोशिश हो रही है, सीट बंटवारे की बात हो रही है, उसको ध्यान में रख करके बीजेपी अपनी उन तमाम कमियों को पहचान रही है जो विपक्ष की सारी पार्टियों के साथ आने से उसके सामने आ सकती हैं। जैसे विपक्ष के गठबंधन के बरक्स बीजेपी खुद भी ये तैयारी कर रही है कि वो भी हर सीट पर एक ही उम्मीदवार उतारे, बीजेपी के, कांग्रेस या और विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार के मुकाबले अपना एक ही उम्मीदवार उतारे, बीजेपी का भी एक ही उम्मीदवार हो। और इसके लिए तमाम जो पुरानी सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ बीजेपी नेताओं की वार्ता हो रही है। पंजाब में अकाली दल के साथ तालमेल होने की बातचीत चल रही है। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से बात हो रही है। अगर टीडीपी से बात बन जाती है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में उसका तालमेल होगा। अन्ना डीएमके के साथ बीजेपी अपना तालमेल मजबूत कर रही है। तो जितने पुराने सहयोगी थे, जेडीएस के साथ भी बात हो रही है और जेडीएस की तरफ से ये साफ संकेत दिया गया है कि वो एनडीए में शामिल हो सकता है, बीजेपी के साथ वो पार्टी शामिल हो सकती है। तो जहां पहले से उसका गठबंधन है बीजेपी का, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उन गठबंधन सहयोगियों को साथ रखते हुए नए राज्यों में अपना गठबंधन बनाना, महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ गठबंधन को ठीक करना, ये तमाम इस पहलू से भी बीजेपी काम कर रही है। तो अपोजिशन की तैयारियों के बरक्स बीजेपी की भी तैयारियां उसी पेश में चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कर्नाटक की हार को हल्के से लिया है, गंभीरता से नहीं लिया है। वो उसकी तमाम कमियों को आगे दूर करने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।